जी, तो स्टूडेंट्स आज हमारी जो डिस्कशन थी वो थी प्रॉब्लम्स के हवाले से कि मैंने आपको कल कहा था कि आपने एग्ज़ाम किट के क्वेश्चंस जो हैं, कैप्लन की किट के क्वेश्चंस जो हैं वो करके आने हैं। तो किटें भी मौजूद नहीं होंगी कि हैं किट्स? आपके पास है? आपके पास नहीं है? जी, किट मौजूद नहीं है। आपके पास बच्चों? आपने ले ली थी किट? पीडीएफ फॉर्म में है। आप दोनों ने किए क्वेश्चंस बेटा? आज लिए? सही है। अच्छा, अब इसके जो प्रॉब्लम्स हैं इनको कैसे एड्रेस करें बताएं मुझे। अब जो हमने क्वेश्चंस इसमें कल ट्राई किए थे, हमने स्टार्ट किया था ना क्वेश्चन यहाँ से 246 मैंने आपको बताया था कैसे करना है। इसमें सिर्फ आपने वेरिएबल कॉस्ट लेनी थी, वेरिएबल कॉस्ट आइडेंटिफाई करनी थी। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 248 देखिएगा, मेरे पास 248 है, आपकी जो लेटेस्ट किट्स है ना उसमें नंबर डिफरेंट है। ये कौन सा क्वेश्चन है? 229 है जी, 229। वो कह रहा है द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिलेट्स टू द प्रोडक्ट पी। सेलिंग प्राइस आपको दी हुई है, उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, ये आपको पता है वेरिएबल कॉस्ट होती है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट भी वेरिएबल है। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स जो हैं 9, ये भी वेरिएबल कॉस्ट है। उसके बाद फिक्स ओवरहेड्स दिए हैं 10 के, और बजटेड आउटपुट दी हुई है फॉर द ईयर 12,000 यूनिट्स। Assume that no inventory of product P is held. What number of units must be made and sold to make the profit of $18,000 in the year? क्या करेंगे इसको जी? सबसे पहले आपने कंट्रीब्यूशन निकालना है। सेल प्राइस 65 में से 22 माइनस करें, 14 माइनस करें और 9 माइनस करें, कितना आता है जी? 40। कंट्रीब्यूशन यही आता है बच्चों, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। 65 माइनस 14 माइनस 22 माइनस 14 माइनस 9 जी 20 आता है, 20 आता है जी। इसको आप यहाँ से अरेज कर लेते हैं। $20 का कंट्रीब्यूशन आता है। हमारे पास फिक्स कॉस्ट कितनी है? फिक्स कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। फिक्स कॉस्ट कैसे निकलेगी? 10 इंटू 12। सो फिक्स कॉस्ट इन टोटल विल बी 10 इंटू 12,000, $1,20,000 की फिक्स कॉस्ट है। इसको हम डिवाइड करेंगे किस पे? फिक्स कॉस्ट, क्या फार्मूला लगाएंगे? फिक्स कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइड बाय द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट हमारे पास 1,20,000 है, फिक्स 18,000 का हमें टारगेट प्रॉफिट लेवल चाहिए, और 20 का हमारे पास ये है जी 6900। 6900 आता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने किया था। Dane makes and sells a single product which has a selling price of 26. Variable cost, prime cost is a variable cost by the way, 10, and the overheads all fixed are absorbed 50% of the prime cost. अगर overheads absorb कर रहे हैं 50% of prime cost का, तो OER क्या निकलता है हमारा? overhead absorption rate जो नहीं, वैसे मैं आपको बताता हूँ, 0.5 into 26, sorry not 26, 10, so that will be $5. Fixed overheads are 50,000. Break even point to the nearest whole units is, कैसे निकालेंगे? फिक्स कॉस्ट 50,000 डिवाइडेड बाय 26 माइनस 10, 16, कितना आता है आंसर? 3125। पूरा राउंड आंसर आता है। ठीक है, आपको यहाँ पे नंबर एंट्री क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे। MA1 में आपको फिलिंग इन द ब्लैंक्स नहीं आते थे, वहाँ पे आपको MCQs आते थे, ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता था। यहाँ पे आपने डब्बों में लिखना है फिगर्स को। ये वाला क्वेश्चन हमने कर लिया था। A company has established the following information for the cost and revenues at an activity level of 500. 500 यूनिट्स के लिए ये कॉस्ट दी हुई है। अब वो कहता है the profit is calculated 7750. 20% of the selling price and 50% of the production overheads are fixed and all levels of activity. What the profit for an activity level of 1000 units would be? अब आपको यहाँ पे ना एक रिवाइज्ड स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, किसके मुताबिक? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के मुताबिक। ये एब्जॉर्प्शन मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे पहले आप ये करें कि ये जितनी भी कॉस्ट दी हुई है ना वेरिएबल वाली, खास तौर पे इसको पर यूनिट पे कन्वर्ट करना है। इसको डिवाइड करेंगे 500 पे, तो ये क्या आती है? 5। ये कितनी आती है? 500 पे डिवाइड करें 10, ये कितनी आती है? प्रोडक्शन ओवरहेड्स के बारे में कुछ कह रहा है, वो कह रहा है 50% ऑफ द प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर फिक्स्ड
इसके 50% क्या है, फिक्स्ड हैं, और 50% वेरिएबल है, तो इसका $500 जो है वेरिएबल है, डिवाइड बाय 500, $1, ठीक है। पर यूनिट यही निकाल रहा हूँ बेटा, 5 जमा 10 15 जमा 1 16, ये वेरिएबल कॉस्ट आ गई, ठीक है। एक और भी तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं होगी, 20% of the selling cost are 20% of the selling cost is also fixed, तो इसका जो 80% है वो क्या है, वेरिएबल होगा। सो इसका 1250 का 80% 1000 आता है, और पर यूनिट क्या आएगी 2, तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट टोटल मिला के कितनी होगी 18। सेल्स रेवेन्यू कितने हैं 17500, 17500 को डिवाइड करेंगे 500 पे तो कितनी सेल प्राइस निकलती है $35। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या आएगा बताएं, 35 माइनस, आप उस तरह भी निकाल सकते हैं, मार्जिन से भी निकाल सकते हैं, आप इस तरह कर लें या उस तरह कर लें, बात एक ही है। 35 माइनस 18 17 का कंट्रीब्यूशन आता, ठीक है। अब वो कह रहा है कि प्रॉफिट निकालना है अपने 1000 यूनिट्स के लिए, तो 1000 यूनिट्स के लिए जो प्रॉफिट निकालना है तो टोटल कंट्रीब्यूशन आपका कितना आएगा 17 इंटू 1000 17,000, ये निकल आया टोटल कंट्रीब्यूशन। इसमें से आपने सारी फिक्स कॉस्ट माइनस करनी है, कौन कौन सी फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे बताएं। ये जो सेलिंग कॉस्ट का 20% है 1250 का 20% कितना बनता है 250। एक तो ये फिक्स कॉस्ट होगी, और कौन सी फिक्स कॉस्ट होगी बताएं, प्रोडक्शन ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने के फिक्स्ड 500 के 750, ठीक है। 750 ये फिक्स्ड, बताएं क्या आता है 16,000, यही आंसर। ठीक है, तो आपने फिक्स को अलहदा कर देना है और वेरिएबल कॉस्ट को अलहदा कर देना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए कि इसको आपने 3 स्टेप्स में कंप्लीट किया। तो MA2 के जो क्वेश्चंस हैं दैट वुड बी ट्रिकी, नॉट इजी वन एज लाइक द MA1। जी बेटा, इसमें मार्जिनल कॉस्टिंग यूज़ किया है। सबसे पहले मैंने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला है, उसके बाद मैंने टोटल कंट्रीब्यूशन निकाला है, टोटल कंट्रीब्यूशन में से मैंने सारी फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दिया, तो मेरे पास जो निकलेगा वो प्रॉफिट निकलेगा। ठीक, लें जी, ये तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 251 आपके पास देख लीजिएगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20% है, यानी कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20% का मतलब क्या होगा कि आपके बजटेड ज़्यादा होंगे ना ब्रेक इवन से, एंड द बजटेड सेल्स आर 5000 यूनिट्स पर मंथ। ठीक है, इसका मतलब है कि आपका ब्रेक इवन 80% पे आ रहा होगा, कह सकता हूँ ना मैं। अगर देखें बजटेड सेल्स 100% हो, ये फॉर्मूला ये होता है ना, बजटेड सेल्स माइनस ब्रेक इवन। अगर मैं ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी कह रहा हूँ 20% है, तो बजटेड सेल्स होंगी 100%, तो ब्रेक इवन कितने पे होगा 80% पे। समझ रहे बात। अब आपको बजटेड सेल्स जो दी हुई है वो कितनी है बेटा 5000 है, ये आपको दी हुई है। ये कितने परसेंट है 0.2 है, ठीक है, माइनस द ब्रेक इवन। ब्रेक इवन आप इसका निकाल लें, कितना निकलेगा 80% निकलेगा ना, 5000 का 80% ब्रेक इवन निकलेगा 4000, निकाल सकते हैं ना सीधा सीधा। अब मुझे बताएं, वो कहता है व्हाट वुड बी द बजटेड फिक्स कॉस्ट इफ द कंट्रीब्यूशन इज 25। ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, दैट इज इक्वल टू 4000। कंट्रीब्यूशन कितना है 25 इंटू 4000, बड़ा अच्छा सवाल था ये 251 वाला। ठीक है, आपको ना दिमाग को यूज़ करना है कि यार ये फॉर्मूला मैंने पढ़ा, इसको मैं कैसे कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। और जो कैप्लन के CVP के क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जिसको आपको ट्राई करना चाहिए एक एक क्वेश्चन को।
प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन को मैं आपको नहीं करवा सकता, लेकिन मैं आपको तरीका बता सकता हूँ कि यार ये आपने कैसे करना है। जो चीज़ आपको गिवन है ना, आप उसका फॉर्मूला लिख लिया करो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है, उसका फॉर्मूला लिख लें। ब्रेक इवन दिया हुआ है, उसका फॉर्मूला लिख लें। ठीक है, तो आपने बस ऐसे ही है जैसे पजल नहीं सॉल्व करते, एक चीज़ से दूसरी चीज़ को ड्राइव करना आना चाहिए। तो अगर आप इसमें माहिर हैं तो आप इंशाल्लाह ताला इसको कर लेंगे। क्या मैं अब ये छोड़ सकता हूँ? आप क्वेश्चन आपके ऊपर कर लिए आपने सारे? जी बताएं बच्चा। नीचे मेरे पास जो एंड पे है कहीं पे, मेरे पास तो ये वाला, at the end of the production process the company has 10,000 units of product Y which can be sold for 400 per unit, it is further processed at a cost of 7। इसको भी आप छोड़ दें, ये फर्दर प्रोसेसिंग का है, ये डिसीजन मेकिंग का, अभी हमने किया ही नहीं। ये प्रोसेस कॉस्टिंग दोबारा से पढ़ेंगे ना जब हम इंशाल्लाह, ये प्रोसेस कॉस्टिंग का, ये इसका नहीं है, इसमें इन्होंने डिसीजन मेकिंग में डाल दिया। आपने वो क्वेश्चन करने हैं जो सीवीपी से रिलेटेड है, ये इन्होंने पूरा टॉपिक मेरा है डिसीजन मेकिंग का ही बनाया हुआ है, इसमें आपके और चैप्टर्स के भी क्वेश्चन हैं। ओके, तो इसको फॉर द टाइमिंग आप छोड़ दें, मैं बाद में कराऊंगा आपको। हाँ जी, अपलोडेड है सर जी, ये लेक्चर अपलोड नहीं हो रहे साथ साथ, आप ज़रा पता करें ये बच्चों को अगर चाहिए तो वो कैसे करेंगे, तो ये पता करवाएं ज़रा जी। ठीक है, आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। और कोई सवाल सीवीपी के हवाले से? यार काफ़ी दिन लग गए अब तो सीवीपी को मेरा ख्याल है। अब हमने क्या करना है, चूँकि कल आज मैं आपसे थोड़ी शॉर्ट क्लास लूँगा, रीज़न इज़ कि कल से मैंने ऑफ पे जाना है, तो आपकी फ्राइडे को मेरे साथ क्लास होगी इंशाल्लाह ताला, और वही फ्राइडे का जो टाइम है 1:45 बजे वाला, हम उसी पे मिलेंगे। उसमें यह है कि आपने सीवीपी करके आना है, और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिएगा, लेकिन अदरवाइज आई विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक इंशाल्लाह ताला। लेकिन फिर बीच में 3 दिन की और ब्रेक आ जाएगी। वैसे तो सैटरडे संडे मिलाया जाए तो 5 दिन बन जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको ब्रेक आ जाएगी। अगर खुदा ना खास्ता फ्राइडे को नई क्लास होनी होगी या मुझे कैंसिल करनी पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जो ही हम इंशाल्लाह, लेट्स सपोज कि वी मीट ऑन 30th ऑफ नवंबर, सो आई विल स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक इंशाल्लाह। आपका कोर्स इफेक्ट नहीं करेगा, रेस्ट एश्योर। जो हमारा सिलेबस है दैट विल बी कंप्लीटेड टाइमली इंशाल्लाह ताला। आपके सीनियर्स आपको बता ही देंगे, बताया ही होगा कि हमारा सिलेबस लेट नहीं होता इंशाल्लाह। तो जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया है 2.5 महीने का, हम इंशाल्लाह उसी में कंप्लीट कर रहे होंगे। 2.5 से 3 महीने मेरा जितना भी टाइम ये मैनेजमेंट देगी इंशाल्लाह ताला, सो हम उसमें कोशिश करेंगे कंप्लीट कर लें। आप लोगों का जो अटेम्प्ट है वो क्या कम्युनिकेट हुई हुई है? जनवरी में है, सो वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम इंशाल्लाह ताला। जनवरी के स्टार्ट में देंगे या मिड में देंगे? एंड में देंगे। अगर आप जनवरी के एंड में दे रहे होंगे फिर आपका एफएमए का बैच इफेक्ट करेगा, जो नया पेपर आपने पढ़ना है इसके बाद फॉरन। तो ट्राई टू फिनिश इट ऑफ विद द फर्स्ट 15 डेज ऑफ जनवरी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, तो हमारे पास अगला महीना है, उससे अगला महीना है, तो मेरा ख्याल है 1.5 महीना हमें चाहिए और MA2 के सिलेबस को इंशाल्लाह ताला। और हमने मुश्किल एरिया को स्टार्ट किया है, ये मैं आपको पहले ही बता दूं, जो सेक्शन है ये मुश्किल है और नया है आपके लिए। अगर मैं आपको स्टार्ट करवाता ना वही जो शुरू वाले चैप्टर्स हैं, तो आप कहते हैं सर ये चीज़ें तो हमने पढ़ी हुई हैं, तो आप दोबारा से उस पर क्यों टाइम लगा रहे हैं? उस पर हमारा टाइम वैसे ही थोड़ा लगता है, 20 दिन लगेंगे, 20-25 दिन लगेंगे मैक्सिमम, 20 दिन लगेंगे, लेकिन ज़्यादा टाइम हमारा ये CVP पे ये ज़्यादा टाइम लेता है। और इस पे टाइम मुझे ज़्यादा इसलिए भी लगाना पड़ रहा है कि बच्चा इसने PM में आना है। PM में जब आप इंशाल्लाह जाएंगे ना, तो अगले साल आप CVP का जो टॉपिक पढ़ रहे होंगे ना, उसमें आप कंफर्टेबल फील करेंगे। उसमें सिर्फ 20% और पढ़ना है हमने। कितने परसेंट और पढ़ना है? सिर्फ 20% और। आपका वहां पे एक ये टॉपिक तैयार खड़ा हुआ है इस वक्त, तो मैं साथ साथ आपको बताता भी चलूंगा कि यार ये एरिया है। इससे अगला जो टॉपिक है डिसीजन मेकिंग का, अगर हम किताब के ऊपर आए तो आपको नज़र आएगा कि हमारे जो अगले टॉपिक्स हैं वो भी हमारे आ रहे होते हैं कहीं ना कहीं इसके अंदर। डेस्कटॉप पे हमारे पास पड़ी हुई है MA2 का फोल्डर, ये है MA2 का फोल्डर।
टेक्स्ट आपकी देखिएगा कैप्लन की बुक। कैप्लन की बुक में आपको जैसे मैंने अभी बताया, ये देखें यहाँ पे हमारा ये चैप्टर अब कंप्लीट हो गया हुआ है। मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर जो है ना, दैट विल स्टार्ट विद द नेचर ऑफ कैश एंड कैश फ्लो। ठीक है, कैश एंड कैश फ्लो को पढ़ेंगे, उसके बाद हम जाएंगे चैप्टर 15 को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम जाएंगे चैप्टर 15 पे, चैप्टर 15 के बाद हम आएंगे चैप्टर 17 के ऊपर, सॉरी चैप्टर 18 के ऊपर, फिर हम जाएंगे कैश एंड कैश मैनेजमेंट के ऊपर, फिर हम जाएंगे डिसीजन मेकिंग के ऊपर। ठीक है, तो हमारे लिए ये जो चैप्टर है ना, ये वाला, ये सिर्फ 2 दिन का चैप्टर है। इसके अंदर हमने सिर्फ पढ़ना कैश क्या होता है और कैश फ्लोज क्या होते हैं। हमने पढ़ना है कैश इनफ्लोज क्या होते हैं, कैश आउटफ्लोज क्या होते हैं। और ये जो 3-4 चैप्टर आपको नजर आ रहे हैं ना, ये वाले 1, 2, 3, ये आपस में परोए हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आपको एक चीज की समझ नहीं आएगी तो आपको दूसरी चीज भी समझ आएगी। आप इसके अंदर एक और भी ऐड कर लें, डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ठीक है, ये टॉपिक आपका एज इट इज एफएमए का टॉपिक है। ये टॉपिक आपका एज इट इज एफएमए का एफएम का टॉपिक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्किल्स लेवल का। ये जो है कैश मैनेजमेंट, कैश बजट, ये आप इंशाल्लाह ताला एफएमए भी पढ़ रहे होंगे और आप एफएमए के अंदर भी पढ़ रहे होंगे, तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा कैश एंड कैश फ्लो का। आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ये जो जितने दिनों में ब्रेक आ रही है ना, तो मैंने उनसे ये कहा है कि आपको लेक्चर्स प्रोवाइड कर दें। कौन से चैप्टर्स के? जो अगले मैंने पढ़ाने हैं, ताकि आप वॉच करके आए। ये दिन आपने ज़ाया नहीं करने, चूँकि अभी आपके टेस्ट इतना मैं ले ही नहीं सकता आपको, ना मैं असाइनमेंट दे सकता हूँ, सिर्फ इसलिए कि हमारा अभी कौन सा टॉपिक हुआ, सीवीपी एनालिसिस का, और इसके अंदर आपके 8 से 10 क्वेश्चन मिनिमम पक्के हैं। कितने स्टूडेंट्स? 8 से 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50। अगर आपको 8 क्वेश्चन सीवीपी से आ जाए तो आपकी मौजें नहीं लग जाएंगी। 20% ऑफ द पेपर अगर इधर से आ जाए। ठीक है, डिसीजन मेकिंग का एरिया थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह ताला हम कर लेंगे। उसकी रीज़न ये है कि इस पे ये आगे भी चलना है। ये पीएम का भी टॉपिक है, सेम टू सेम। ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके पीएम एफएम वगैरह के हैं। ये चैप्टर नंबर 19 है ना, ये सिर्फ एक दिन का है। कितने दिन का? एक दिन का है। ये सॉरी 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 सॉरी, ये चैप्टर नंबर 20 जो है ना, ये एक दिन का है। चैप्टर नंबर 19 4 दिन का है। डिसीजन मेकिंग का 1 हफ्ते का टॉपिक है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो 1 हफ्ते का टॉपिक है। हमारा यहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता है, इन छोटे छोटे टॉपिक्स पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगला जो 1.5 महीना होगा ना हमारा, वो हम यहीं पे खेल खिला रहे होंगे। ये जो चैप्टर नज़र आ रहा है ना सर्विस कॉस्टिंग का, ये 15 मिनट का है। ठीक, 15 मिनट्स का है, आपके लिए नई चीज़ है 15 मिनट का। जॉब एज एंड प्रोसेस आप MA1 में पढ़ के आए हुए हैं, जितना आपने पढ़ा हुआ है ना उतना ही है, कोई नई चीज़ नहीं है इसमें। प्रोसेस कॉस्टिंग जितना पढ़ के आए हुए हैं 10% 15% और है। ठीक है, मार्जिन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग 15% और है, थोड़ा थोड़ा फ़र्क है बस हमारा। लेकिन ये मेन सेक्शन है जहाँ से आपका तकरीबन 80% पेपर आता है, ये वाला इधर से ऑनवर्ड, चैप्टर नंबर 12 से लेके चैप्टर नंबर 20 तक। इसलिए हमें इसको बहुत अच्छे तरीके से ग्रिप करना है, पेपर पास करने के लिए भी और आगे पीएम और एफएम को समझने के लिए भी। बल्कि एफएमए का जो पेपर आपका है, एफएमए, पीएम, एफएम, ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। ये एरियाज पीएम में नहीं निकल जाते हैं, स्किल्स लेवल पे ये नहीं पूछता, इसकी जान छुड़ जाती है। ये आपको सिर्फ एफएमए में भी नज़र आएंगे, लेकिन आपको ये चीज़ें ज़्यादा प्रैक्टिकली नज़र आ रही होंगी। ठीक है, अगर हम देखें ना कैश एंड कैश नेचर एंड कैश फ्लो का, ये वाला जो चैप्टर है हमारा, इसको ज़रा आप देखें, छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। इसमें थ्योरी ज़्यादा है, आपको थ्योरी को पढ़ना और अंडरस्टैंड करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो वो इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। इसको ये सर्च नहीं क्यों नहीं कर रहा, दोबारा देख लेते हैं। ये कौन सा पेज बनता है आपका? 293 293 नीचे।
अच्छा जी, आपने जब आना है इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तो आपने इसको थोड़ा सा रीड करके आना है। क्या करके आना है बच्चों? रीडिंग करके आनी है। इसमें कोई भी टेक्निकलिटी नहीं है, इसमें सिर्फ एक फॉर्मूला है जो आपको समझना है। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि कैश क्या होता है और कैश किस फॉर्म में होता है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, कैश जब भी वर्ड आता है तो हमारे ज़हन में ना पेपर करेंसी नोट्स आते हैं, यानी कि जो हमारी जेब में पैसे पड़े नहीं होते, हमारे ज़हन में वो आते हैं। लेकिन जब हम कैश की बात करते हैं तो ये कॉइन्स की सूरत में हो सकते हैं या पेपर मनी की या नोट्स की सूरत में होते हैं। कैश क्या होता है आपको पता है? कैश इज अ करंट एसेट्स, इट इज अ पार्ट ऑफ अ करंट एसेट। और कैश को हम लिक्विड एसेट भी बोलते हैं। लिक्विड एसेट क्यों होता है जी? लिक्विड एसेट को क्यों क्यों लिक्विड एसेट कहते हैं? इसलिए कि ये रेडी टू कन्वर्ट होता है कैश में। ऐसी चीज जो माया होती है, कैश होती है, उसको हम लिक्विड बोलते हैं। मेरे पास रुपीज हो, कहीं कोई चीज खरीदनी हो, मैं दुकान पे जाऊंगा, मैं पैसे निकालूंगा, मैं फौरन दे के ले लूंगा, कोई टाइम नहीं लग रहा उसको कन्वर्ट करने में, चीज को खरीदने में, लिक्विड है। मैं जाता हूं, मेरे पास डॉलर्स हैं, मैं जाता हूं, मैं डॉलर की ट्रांजैक्शन करके आ जाता हूं, वो भी लिक्विड है। ठीक है, तो ये जो नोट्स होते हैं या कॉइन्स होते हैं ना, ये लिक्विड कैश है। ये लिक्विड कैश मींस कि आप उसको फॉरन, इट इज ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ कैश, सो देयर इज नो कन्वर्जन बेसिकली। ठीक है बेटा, अब जो यहां पे कैश है ना, हम यहां पे बात करेंगे, वो कहता है जी कैश इंक्लूड्स कॉइन्स एंड नोट्स, कैश कैन ऑल्सो इंक्लूड करंट अकाउंट। करंट अकाउंट से क्या मुराद है? देखो, जब आप बैंक में कोई अकाउंट ओपन करते हो, पाकिस्तान में वैसे दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक अकाउंट है करंट अकाउंट और एक अकाउंट होता है सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें आपके पैसे पड़े होते हैं और आप उसको किसी भी वक्त विड्रॉ करवा सकते हो। जैसे एटीएम मशीन, एटीएम कार्ड होता है ना आपके पास, आपने अकाउंट ओपन करवाया, करंट अकाउंट ओपन करवाया, आप पैसे जमा कराते हो, जितने पैसे की जरूरत होगी फौरन निकलवा सकते हो विदाउट एनी डिले। तो हम करंट अकाउंट को भी इन द फॉर्म ऑफ कैश ही कह रहे हैं। ये बैंक अकाउंट, पैसे हमारे बैंक में पड़े हुए हैं, लेकिन यार आपकी जेब में एटीएम मशीन का कार्ड पड़ा हुआ है, किसी भी मशीन से आप पैसे निकलवा सकते हो। किसी भी बंदे को आजकल, अगर आपके पास करंट अकाउंट है, आप किसी भी बंदे को ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, जैस कैश करा लो या जो भी कराना है, कोई टाइम लगेगा नहीं लगेगा। तो एक किस्म का ये भी हमारे लिए क्या है? करंट अकाउंट है। इसी तरह हमारे पास शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स हैं। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स क्या होते हैं कि हम ऐसा पैसा जिसको हमने डिपॉजिट करवाया हुआ है, लेकिन हम उसको किसी भी टाइम पे निकलवा सकते हैं। जैसे मैंने अपने दोस्त को कुछ पैसे दिए हैं, मैं कहता हूँ यार मेरे पास पैसे हैं, कुछ अपने पास रख लो, जब मुझे ज़रूरत हो मैं तुमसे फ़ौरन ले लूँगा। आपकी फॉर एग्जांपल कोई सेविंग पड़ी हुई है, आप अपनी वालदा के पास रखवा देते हो। आप कहते हो जी वालदा मेरे ये पैसे, वैसे तो रखवाने की अभी नौबत नहीं आई होगी, लेकिन आपने रखवाए हैं पैसे, ईदियाँ शीदियाँ बनी हुई हैं आपकी, ठीक है। अब वो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, वैसे वो ऐसा अकाउंट होता है जिससे आपकी ईदियाँ वापस नहीं आती। वंस आपके वालदा के वालदेन के अकाउंट में चली जाती है ना ईदियाँ, तो वो वापस नहीं आती, वो भूल जाएं। लेकिन बहरहाल हम ये एग्जांपल दे रहे हैं, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट क्या है कि यार मैंने पैसे भाई को दिए, मैं कहता हूँ यार जदों मनु जरूरत होएगी ना, तू मनु फौरन दे देने हैं, तुमने मुझे फौरन दे देने हैं, अभी तुम रख लो, लेकिन मैं तुमसे ये डिपॉजिट तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, जब मुझे ज़रूरत होगी मैं तुमसे ले लूँगा। हम जब बिजनेस करते हैं ना, तो हम कई दफ़ा पेमेंट एडवांस में कर देते हैं और हम कहते हैं यार ये जो पेमेंट पड़ी हुई है ना, इसी में से मुझे जो भी चीज़ खरीदनी होगी मैं तुमसे खरीद लूँगा। यानी कि कैश ही एक किस्म का पड़ा हुआ है आपके पास। बैंक ओवरड्राफ्ट एंड शॉर्ट टर्म लोन्स। बैंक ओवरड्राफ्ट एंड शॉर्ट टर्म लोन से क्या मुराद है? ओवरड्राफ्ट आपको पता है क्या होता है? क्या होता है जी? बैंक में पैसे नहीं भी हैं, नेगेटिव बैलेंस चल रहा है, फिर भी आप बैंक से पैसे निकलवा सकते हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स ले सकते हैं। ठीक है, तो ये करंट लाइबिलिटी में आती है बाय द वे। इसी तरह फॉरेन करेंसी आपके पास पड़ी हुई है, डॉलर्स में पड़े हुए हैं, घर में आपने खजाना रखा हुआ है डॉलर्स का, फॉर एग्जांपल तिजोरी भरी हुई है। अब आप डॉलर निकालते हो, यूज़ कर लेते हो, $100 निकाला, कन्वर्ट कर लिया, इस्तेमाल कर लिया, 1000 निकाला, इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, वो भी क्या है? लिक्विड है।
तो ऐसा एसेट जो लिक्विड फॉर्म में होता है, इसलिए तो हम उसको करंट एसेट बोलते हैं कि उस पर टाइम नहीं लगता कन्वर्ट करने में। नॉन करंट एसेट क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म एसेट होते हैं, उसको कन्वर्ट करने में टाइम लग रहा होता है। वो कहता है इट डज नॉट इंक्लूड लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स, जो पैसा आपने लंबे अरसे के लिए कहीं पे फिक्स करवा दिया है सेविंग अकाउंट में, अब वो आप निकलवा नहीं सकते, 5 साल बाद निकलवाओगे आप। अगर आप निकलवाना चाहोगे तो नहीं देंगे बैंक वाले आपको, वो कहेंगे यार आपको 5 साल के लिए डिपॉजिट कराया हुआ आपने तो, ठीक है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, आपने कोई उधार लिया हुआ है, उधार अभी आपने लिया हुआ है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है, वो आपके लिए पैसा नहीं है, लाइबिलिटी है। मनी ओड बाय द कस्टमर्स, ऐसा पैसा जो कस्टमर ने आपका देना है, दिया नहीं है अभी। कैश मेरा बच्चा वो होता है जो आपकी जेब में है यार, सिंपल सी बात है, जो आपके इस जेब में पड़ा हुआ है ना, वो आपका कैश है, जो आपके हाथ में है कैश, ठीक है। जो हाथ में नहीं है, जिसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो कैश नहीं। लॉन्ग टर्म डिपॉजिट आपने करवाए हुए लेकिन आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैंने बैंक में 5 साल के लिए पैसा जमा करवाया हुआ है, ठीक है, सेविंग अपनी जमा कराई हुई है। मैं बैंक वालों से कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार वो जो मेरे 5 सालों के लिए जो जमा कराए हो ना, मुझे फ़ौरन चाहिए दे दो। कहता पाए ना, आपको 5 साल के लिए आपने जमा कराए हुए, कहाँ से दें? वो तो आपको 5 साल बाद मिलेंगे, हमारे हाथ में तो नहीं ना है। बैंक को क्या फ़ायदा होता है? बैंक को फ़ायदा ये होता है आपने डिपॉजिट कराया हुआ है, इसलिए जमा कराया हुआ है कि आपको एक किस्म की इन्वेस्टमेंट है ना, आपको उनसे प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। बैंक को फ़ायदा ये होता है, बैंक आपके पैसे से फर्दर इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है। बैंक आपसे पैसा लेता है, आपको सूद देता है 10% पे, आपसे पैसा लेके आगे किसी और को उधार देता है 15% पे, तो बैंक सूद खाता है। आपके पैसे को तकरीबन 4 गुना उस पर कमाता है। मैंने बैंक में 2 साल काम किया हुआ है, बैंक ऑफ पंजाब में। तो बैंक की नौकरी हमने इसलिए छोड़ दी थी कि सूद वाली जॉब थी। तो यही वजह होती है बैंक की, आप जो पैसे देते हैं उस पर सूद आगे सूद पे दे देता है बैंक। जब सूद पे देता है तो क्या होता है, ऑब्वियसली सूद आपको पता है अल्लाह ताला ने सख्ती से मना किया हुआ है। हमारे इस्लाम के अंदर सूद जो है, इंटरेस्ट जो है, एनी सिंगल पेनी ओवर द ओरिजिनल अमाउंट, इट इज़ सूद। और सूद के पैसे में ना बरकत नहीं होती। तो ये बड़ी लंबी चौड़ी बात है, आपको सिर्फ बताने का मकसद ये है कि आप लोगों ने इस चक्कर में नहीं पड़ना प्लीज़, सूद वाले कारोबार में। हमारे नबी और अल्लाह की जंग है सूद लिखने वाले से, सूद का गवाह बनने वाले से। सूद का कारोबार हो रहा है, आप गवाही दे देते हो, ठीक है फाइन। अब ये बैंक्स में आम चीज़ है, आप लोन जो लेते हो उस पर आप गवाह बना लेते हो, आप किसी को गारंटी देते हो कि यार ये बंदा तेरा सूद देगा, ठीक है। तो सूद और प्रॉफिट में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। प्रॉफिट इज़ समथिंग डिफरेंट। प्रॉफिट हलाल तरीके से हो सकता है, हराम से भी हो सकता है, आपने गलत प्रॉफिट ले लिया, लेकिन सूद है ही हराम हमारे लिए, ठीक है। इंशाल्लाह ताला जब आप पढ़ेंगे ना, FM स्किल्स लेवल में पेपर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वहाँ पे हम इस्लामिक फाइनेंस पढ़ाते हैं बेसिकली, कि अल्लाह ताला ने जो हमें शरीयत दी है उसके अंदर अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ कुरान एंड अहादीस, सो हम कैसे इस्लामिक बैंकिंग कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको सीखने को बड़ा कुछ मिलेगा। ये अभी हमारा टॉपिक नहीं है एज सच। तो ये आपने बच्चा बहुत आसान है, इसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए, आप कहीं पढ़े होंगे इसके अंदर रिसीट्स क्या होती हैं। रिसीट्स होते हैं पैसा आ रहा है, पेमेंट्स क्या होती हैं पैसा जा रहा है। रिसीट्स कितनी तरह की होती हैं और पेमेंट्स कितनी तरह की होती हैं। फिर आप ये पढ़ रहे होंगे इस चैप्टर के अंदर कि जो आपका एक्रूअल और कैश अकाउंटिंग में क्या फ़र्क होता है। आपने अकाउंटिंग पढ़ी है माशाल्लाह, FA1 किससे पढ़ी थी? सर उमर से। उन्होंने बड़ी डिटेल में आपको एक्रूअल और कैश अकाउंटिंग का फ़र्क बताया होगा, पढ़ा कि नहीं? FA1 में नहीं पढ़ा एक्रूअल और कैश अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें ना हमने बेसिकली पढ़ी हुई हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे, चूंकि हमारी बात ही कैश के इर्द गिर्द चल रही है। और जब भी अब वर्ड आएगा ना कैश का, तो क्या चीज़ होगी, ये चीज़ आपके जहन में आनी चाहिए कि कैश कैन बी द कॉइन्स,
इट कैन बी नोट्स, इट कैन बी द करंट अकाउंट, जो आपके हाथ में माया है, पैसा है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, वो आपका कैश है। इसके अलावा कुछ आपके हाथ में कैश नहीं होता। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक जी? अच्छा, अब आगे चल के हम इंशाल्लाह कैश फ्लो की बात करेंगे। आपने ये पढ़ के आना है, नेट कैश फ्लो क्या होता है, फंड्स क्या होते हैं। फिर एक नई चीज आएगी हमारे पास, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल। ये फॉर्मूला है, इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, आप जरा थोड़ा सा गो थ्रू करके आना। फिर सोर्सेज ऑफ कैश, कैश कहाँ कहाँ से बिजनेस में आता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से आता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से आता है। तो ये हम सोर्सेज भी इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। इसमें सिर्फ थ्योरी है, माँ सिवाय वर्किंग कैपिटल जो मैं आपको दिखा रहा था इसकी कैलकुलेशन है, बाकी सारी थ्योरी है। ठीक है, कौन सा डिसीजन ऑन सेलिंग प्राइस? नहीं, जिसका प्रॉफिट आपको इफेक्टिवली ज़्यादा मिल रहा होता है वो आपका डिसीजन होता है कि आप वो प्राइस चार्ज करते हैं। आप मार्जिन कॉस्टिंग करके उसको निकाल सकते हैं। ये हम डिसीजन मेकिंग में पढ़ेंगे आगे चल के दोबारा से। ये टॉपिक ना अभी डिसीजन मेकिंग के साथ भी आना है। ठीक है, और कुछ और कोई चीज़ दिखाएं? कॉस्ट एस्टिमेशन बेटा आपने सिर्फ चेंज कर करके देखना होता है। ये हाइलो मेथड है, आपको मैंने ये करवाना है। ये टॉपिक ना, ये जो चीज़ है ना, ये हम पढ़ेंगे उधर से, जब चैप्टर 3 कॉस्ट क्लासिफिकेशन का चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें आएगी बात दोबारा से। ठीक है, एक दो चीज़ें मैंने छुड़वाई हुई हैं, वो जान के छुड़वाई हैं। ये ना कहना कि मैं भूल गया हूँ, लेकिन मैंने जान के छुड़वाई है इसलिए कि उसने आगे आना है इंशाल्लाह। ठीक है, चलें, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मुलाकात होती है। आपने ये टाइम ज़ाया नहीं करना, जो आपको लेक्चर्स मिले प्लीज़ गो थ्रू करना उन लेक्चर्स को।